हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 7 फाइनल अकाउंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को फाइनल अकाउंट तो बनाना है, पर फाइनल अकाउंट अपने को कैश बेसिस पे बनाना है, हाँ या ना। तो अब आपके आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप अपने लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि एक्चुअल बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाते हैं, पर यहाँ पे कैश बेसिस पे बोला है फाइनल अकाउंट बनाने। तो कैश बेसिस पे कैसा बनता है फाइनल अकाउंट, पहले वो समझाती हूँ, ठीक है। देखो, कुछ डाउट होगा जो आपके दिमाग में होगा, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि दीदी ये कैश बेसिस है, तो क्या यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे या नहीं, हाँ या ना। तो डेफिनेटली आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे। आप कोई भी बेसिस लो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा, ठीक है। सेकेंड, आपका डाउट ये होगा कि दीदी हम लोग कैश बेसिस कर रहे हैं तो शायद डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, हाँ या ना। तो एक चीज आप ध्यान से समझो कि हर साल हम लोग एसेट को यूज कर रहे हैं, तो एसेट पक्का डेप्रिसिएट हो ही रहा है, हाँ या ना। आप कोई भी बेसिस करो, आप हर साल एसेट को यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएट तो हो ही रहा है एसेट। तो डेप्रिसिएशन भी हर साल अपने को दिखाना होगा, मतलब ये किसी बेसिस पे डिपेंड नहीं करता है। हर साल एसेट को हम लोग यूज कर रहे हैं तो वैल्यू कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन ही इंडिपेंडेंटली होगा। कोई भी मेथड के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। क्या ये बात क्लियर? फिर नेक्स्ट डाउट आपका आएगा कि दीदी अगर सब कुछ वही आ रहा है जो हम लोग नॉर्मल करते हैं, तो फिर कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस में डिफरेंस कहाँ पे आएगा। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस में डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक तो आएगा प्रीपेड एक्सपेंस में, एक आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, एक आएगा इनकम रिसीवेबल में, और एक होगा इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। यानी इन चार जगह पे डिफरेंस आएगा, और बात बाकी जितने भी पॉइंट है जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं वैसे ही करते हैं। बस इन चार पॉइंट पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। मैं एक एक करके समझाती हूँ कि कैसे डिफरेंस आएगा। पहले प्रीपेड एक्सपेंस में समझाती हूँ। देखो, हम लोग फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, लास्ट डे बनाते हैं। तो चलो मैं पहले आपको प्रीपेड एक्सपेंस समझा देती हूँ। देखो, नॉर्मली क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। एक्चुअल बेसिस नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं पहले वो समझते हैं, ठीक है या नहीं। देखो, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड जो होता है वो क्योंकि नेक्स्ट ईयर का होता है, हाँ या ना। प्रीपेड क्योंकि नेक्स्ट ईयर का होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सपेंस से हटाते हैं, हाँ या ना। और इसको एज एन एसेट बुक में खड़ा कर देते हैं। क्या यही करते हैं या नहीं? क्योंकि प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का होता है तो उसको एक्सपेंस से हटाते हैं और एज एन एसेट बुक में खड़ा करते हैं, यही करते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि कैश बेसिस क्या कहता है। देखो, कैश बेसिस क्या कहता है, कैश बेसिस क्या है कि प्रीपेड क्योंकि इसी साल पे हुआ है। एक्चुअल में कैश बेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले समझते हैं कि एक्चुअल बेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल बेसिस कहता है कि अगर कोई भी करेंट ईयर का आइटम है तो उसको वो लेगा, भले ही वो पेड हो या ना हो, हाँ या ना। और जबकि कैश बेसिस क्या कहता है कि वो उसी आइटम को लेगा जो ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है। क्या बात समझ में आया? एक्चुअल बेसिस क्या बोलता है कि वो स्ट्रिक्टली सिर्फ करेंट ईयर का आइटम लेगा, भले ही वो पेड हो या ना हो। जबकि कैश बेसिस कहता है कि वो आइटम लेगा जो इस साल पे हुआ है, भले ही वो कोई भी ईयर का हो। इस साल अगर पे हुआ है तो वो कैश बेसिस में आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर? अब देखो, प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअल बेसिस क्या करता था जनरली, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का होता है तो वो एक्सपेंस से उसको हटा के एज एन एसेट बुक में खड़ा करता है, हाँ या ना। अब कैश बेसिस क्या क्या है कि क्योंकि वो इसी साल पे हुआ है तो वो इसको एज एन एक्सपेंस मानेगा, इसको एज एन एक्सपेंस मानेगा और कोई बुक में एज एन एसेट बोल के खड़ा नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर? उल्टा हो रहा है। कैश बेसिस क्या क्या है, क्योंकि इसी साल पे हुआ है तो वो उसको एज एन एक्सपेंस मानेगा और कोई बुक में एज एन एसेट खड़ा नहीं करेगा, मतलब रिवर्स हो रहा है, ठीक है या नहीं। ऐसा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कैश बेसिस देते तो घबराना मत, पहले आप चेक कर लो एक्चुअल बेसिस पे क्या होता है। उसी का ही रिवर्स हो रहा है, ठीक है या नहीं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का होता है तो हम लोग उसको एक्सपेंस से हटा के एज एन एसेट खड़ा करते हैं।
अब कैश बेसिस क्या क्या है कि प्रीपेड इसी साल पे हुआ है ना, तो वो इसको एज एन एक्सपेंस मानेगा और बुक में कोई एज एन एसेट बोल के खड़ा नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब मैं आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझाती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होता है, देखो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं पहले वो समझते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग, हाँ या ना, कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कुछ नहीं बोला तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है। तो हम लोग इसको एज एन एक्सपेंस भी दिखाते हैं और बुक में लाइबिलिटी बोल के भी खड़ा करते हैं आउटस्टैंडिंग बोलकर, हाँ या ना। नॉर्मली क्या होता है क्योंकि ये इसी साल का आउटस्टैंडिंग होता है तो इसको हम लोग एज एन एक्सपेंस भी दिखाते हैं और फिर लाइबिलिटी में भी हम लोग दिखा देते हैं। अब कैश बेसिस क्या करता है ये देखते हैं हम लोग। देखो कैश बेसिस क्या बोल रहा है, कैश बेसिस बोला है कि क्या आउटस्टैंडिंग इस साल पे हुआ है क्या, आंसर है नहीं। आउटस्टैंडिंग तो इस साल पे नहीं हुआ तो वो उसको ना एज एन एक्सपेंस मानेगा और ना ही वो उसको बुक में एज अ लाइबिलिटी बोल के खड़ा करेगा। ठीक है या नहीं? एक्चुअल बेसिस क्या करता है क्योंकि करेंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है तो इसको एज एन एक्सपेंस और लाइबिलिटी दोनों में दिखाते हैं हम लोग। अब कैश बेसिस क्या कहता है क्योंकि ये इस साल पे हुआ ही नहीं तो ना ही इसको एक्सपेंस मानेगा ना ही उसको एज अ लाइबिलिटी खड़ा करेगा। अब हम लोग इनकम साइड देखते हैं कि कैसे करना है। सपोज इनकम रिसीवेबल होगा तो इसको कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। देखो इनकम रिसीवेबल का मतलब क्या है कि इनकम मिलना बाकी है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं पहले वो डिसाइड करते हैं। देखो इनकम मिलना बाकी है, कुछ नहीं बोला तो कौन से ईयर का बाकी होगा, करेंट ईयर का। क्योंकि करेंट ईयर का बाकी है तो हम लोग क्या करते थे इसको एज एन इनकम दिखाते थे। और क्योंकि मिलना बाकी है तो एज एन एसेट भी ये बुक में खड़ा होता था, हाँ या ना। नॉर्मली अपने लोग क्या करते थे, इनकम मिलना बाकी है, कौन से ईयर का बाकी है, करेंट ईयर का। क्योंकि करेंट ईयर का बाकी है तो इसको एज एन इनकम दिखाते थे और मिलना बाकी है तो फिर वो एसेट में भी आता था। अब कैश बेसिस इसको कैसे डील करता है वो देखते हैं अपने। कैश बेसिस क्या कहता है कि क्योंकि इस साल अपने को मिला ही नहीं, हाँ या ना, इनकम रिसीवेबल है इस साल मिला ही नहीं तो वो इसको एज एन इनकम नहीं मानेगा। ठीक है या नहीं? ना इसको एज एन इनकम मानेगा ना ही बुक में एज एन एसेट खड़ा करेगा, मतलब इनकम ही नहीं दिखा रहा है तो फिर एसेट में कैसे आएगा। ठीक है यानी यहाँ पे देखो दोनों तरफ आया है, एक एक डेबिट एक क्रेडिट हो रहा है, हाँ या ना। तो अगर हम इनकम दिखाएं क्रेडिट, ऐसा क्रेडिट कुछ दिखाएं तो मेरे को डेबिट भी दिखाना होगा। पर कैश बेसिस कहता है कि क्योंकि मिला नहीं है तो इसको एज एन इनकम नहीं मानोगे। तो अगर कुछ आप क्रेडिट ही नहीं करोगे तो डेबिट कुछ हो पाएगा क्या, नहीं, तो फिर एसेट भी नहीं दिखाना है। क्या ये बात क्लियर? नॉर्मली क्या होता है क्योंकि इसी साल का ये मिलना बाकी होता है तो एज एन इनकम भी दिखाते हैं और एसेट भी दिखाते हैं। अब कैश बेसिस क्या बोला है कि क्योंकि मिला नहीं है तो ना ही इसको वो इनकम मानेगा और ना ही बुक में। जब इनकम ही नहीं मानेगा तो फिर दो जगह आना चाहिए ना, तो जब हम इनकम ही नहीं दिखा रहे हैं तो फिर एसेट बोल के भी बुक में खड़ा नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कैसे होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नॉर्मली क्या करते हैं पहले वो समझेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है कि इनकम मेरे को एडवांस में मिल गया, कौन से ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए अपने को मिला है तो अपने लोग इसको इनकम से हटाते हैं, हाँ या ना, और एज अ लाइबिलिटी बुक में खड़ा करते हैं, यही करते हैं ना। देखो यहाँ से हटा के इधर दिखा रहे हो, जबकि इधर हम ये भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं। समझने का कोशिश करो, ठीक है या नहीं? देखो यहाँ पे ना रिसीवेबल मतलब मेरे को इनकम मिलना बाकी है, मेरी बुक में कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है तो एज एन इनकम और फिर एज एन एसेट, क्योंकि क्रेडिट है तो डेबिट में भी आएगा। तो बोथ साइड रिकॉर्ड होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ या ना। यहाँ पे क्या है कि मेरे को एडवांस में इनकम मिला है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है तो इनकम से हटा रहे हो, तो इनकम से हटा के उसको कहाँ लिख रहे हो, लाइबिलिटी में लिख रहे हो। क्या ये बात क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कैश बेसिस कैसे इसको डील करता है। अब कैश बेसिस क्या बोला है कि क्योंकि इसी साल ये मिला है तो वो इसको एज एन इनकम मानेगा। ठीक है यानी, तो एज एन इनकम मानेगा और कोई अपने बुक में लाइबिलिटी बोलकर नहीं दिखाएगा। क्या ये बात क्लियर? एक बार मैं फिर समझाती हूँ।
देखो इनकम मिलना बाकी है, नॉर्मली ये कई भी का मिलना बाकी होता है तो एज एन इनकम दिखाते हैं, और मिलना बाकी है तो एज एन एसेट भी आता है। अब कैश बेसिस क्या कहता है कि क्योंकि मिला नहीं है तो ना ही वो इनकम होगा, ना ही वो बुक में, ना ही इनकम, मतलब कुछ भी नहीं होगा, इसको वो कुछ भी डील करेगा ही नहीं। समझ में आया? अब यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नॉर्मली क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर का होता है, तो हम लोग उसको इनकम से हटा के एज अ लाइबिलिटी बुक में खड़ा करते हैं, हाँ या ना? एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब कैश तो मेरे को मिला ही होगा, तो कैश में तो एक आया हुआ है, हाँ या ना? और एक ये इनकम में था, तो इनकम से हटा के हमने लाइबिलिटी में दिखाया। समझ में आया? ऑलरेडी मेरी बुक में कैश बोल के रिकॉर्डेड है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक कैश में आया हुआ है, हाँ या ना? अब हम क्या करें, उसको इनकम से हटा के लाइबिलिटी में दिखाएं, तो देखो दोनों तरफ हो गया, हाँ या ना? ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, एक चीज आप ध्यान से समझो, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये किस में रिकॉर्डेड है? ये कैश में, ठीक है या नहीं? अब हम क्या करें, उसको इनकम से हटा के लाइबिलिटी में दिखाएं, तो ये क्या हो गया, बोथ साइड रिकॉर्ड हो गया। अब ये जो रिसीवेबल है ना, ये कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, ये जो रिसीवेबल है क्योंकि मेरे को मिला नहीं है तो ये बुक में कहीं पर भी रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज एन इनकम दिखाते हैं और इसको एज एन एसेट भी दिखाते हैं, मतलब दो साइड दिखाते हैं। किसी को डाउट होता है ना कि दीदी आप कहीं पे एक जगह कर रहे हो, कहीं पे दो जगह कर रहे हो, हाँ या ना? तो वही कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर रही हूँ। देखो मेरे को इनकम मिल गया था तो पक्का ये कैश में रिकॉर्डेड है। अब क्या है कि क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का था तो हम लोग इनकम से हटा के इसको लाइबिलिटी बोल कर दिखा देते हैं। अब कैश बेसिस क्या कहता है कि क्योंकि इसी साल मिला है ये, तो वो उसको इनकम मानेगा, ठीक है? और इनकम मानेगा और ऑलरेडी कैश में है तो लाइबिलिटी वगैरह कहीं पर भी ये नहीं जाएगा। क्या ये बात क्लियर? अब यहाँ पे देखो इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं था, ठीक है या नहीं? तो अब क्योंकि ये इसी साल का इनकम है तो इसको एज एन इनकम मानोगे, तो एक और साइड दिखाना है, वो भी कौन से तरफ? क्योंकि मिलना बाकी है तो एसेट की तरफ हम लोग दिखाएंगे। अब कैश बेसिस क्या कहता है कि क्योंकि मिला ही नहीं है तो ना वो इनकम में आएगा, अगर इनकम में नहीं आएगा तो फिर वो एसेट में भी नहीं आएगा, मतलब कोई भी तरफ नहीं आएगा, ठीक है या नहीं? अब यहाँ पे भी मैं आपको क्रॉस चेक करवाती हूँ। ये देखो प्रीपेड, ये प्रीपेड पता है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी पता है किस में रिकॉर्डेड है? ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कैश में, ठीक है या नहीं? ये जो प्रीपेड है ना ऑलरेडी कैश में रिकॉर्डेड है, अब अपने को सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड करना बाकी है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है तो एक्सपेंस से हटा के हम लोग एसेट बोल के दिखा दिए। अब कैश बेसिस क्या कहता है कि इसी साल पे हुआ है तो वो उसको एज एन एक्सपेंस दिखाएगा, हाँ या ना? अब ऑलरेडी ये कैश में है और एक्सपेंस भी हो गया तो फिर एसेट में ये नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर? अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में आओ, देखो आउटस्टैंडिंग रिकॉर्डेड ही नहीं है क्योंकि अभी तक पे हुआ नहीं है, तो ये बुक में रिकॉर्डेड है ही नहीं। अब क्या होता है कि क्योंकि करेंट ईयर का बाकी है तो इसको हम लोग एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं, और दो जगह दिखाना है तो एज अ लाइबिलिटी भी दिखाते हैं। अब कैश बेसिस क्या कहता है कि क्योंकि पे हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो बुक में ये आएगा ही नहीं, बुक में ये एकदम भी नहीं आएगा, ठीक है या नहीं? ना एक्सपेंस में आएगा ना लाइबिलिटी में आएगा। समझ में आया कि नहीं? आई होप मैं समझा पाई कि किसी का ये डाउट होता है कि दीदी कैश बेसिस होगा तो क्या करना है, ऑपोजिट कर देना है। और किसी को ये भी डाउट होता है कि दीदी कहीं पे एक तरफ हुआ है कहीं पे दो तरफ हुआ है, हाँ या ना? जहाँ पे एक तरफ हुआ है वहां पे आप देखना ऑलरेडी वो चीज कैश में आया हुआ है, तो एक तरफ और अपने को करना है, या तो एक्सपेंस दिखाओ या तो एसेट दिखाओ, हाँ या ना? जैसे यहाँ पे क्या है कि एक्सपेंस नहीं आया है, वो एज एन एसेट आ रहा है, जबकि यहाँ पे एक्सपेंस आया है एसेट बोल के नहीं आएगा, ठीक है या नहीं? तो अगर कोई चीज कैश में रिकॉर्डेड है तो फाइनली यहाँ पे आपको एक जगह ही दिखाना होगा, और जो रिकॉर्डेड ही नहीं है तो वो कहीं पर, मतलब वो अनरिकॉर्डेड है, तो उसको हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, या तो दोनों तरफ दिखाते हैं या फिर दोनों तरफ से उसको क्या करेंगे, हम लोग हटाएंगे। क्या ये बात क्लियर? अब हम लोग फाइनली सम में आते हैं, सम में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं ऊपर में कैसे होगा। देखो सैलरी में 10,000 इंक्लूडेड है, और ये 10,000 क्या चीज का है, ओनर का घर हमने रेनोवेट करवाया था। अगर हमने ओनर का घर रेनोवेट करवाया है तो ये ड्राइंग्स बोल के आना चाहिए, पर ये किस में इंक्लूडेड है, सैलरी में इंक्लूडेड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये सैलरी में इंक्लूडेड है
तो सैलरी से इसको हटाएंगे हम लोग, ठीक है या नहीं, और एज अ ड्राइंग्स बुक में क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। तो चलो पहले सैलरी से हटाते हैं। सैलरी कहाँ पे आएगा, पीएल में। तो यहाँ पे 2 लाइन का जगह छोड़ के लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, और 10,000 रुपया यहाँ से हटा देंगे। क्या बोल के, इनोवेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस बोल के लिख देंगे पूरा। अच्छा, फिर ये 10,000 क्या होगा, एज अ ड्राइंग्स बुक में खड़ा होगा। ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल से कम होता है, इधर लिखो कैपिटल। अब क्योंकि 10,000 एक टाइप का ड्राइंग्स ही है, तो फिर ये कैपिटल से क्या हो जाएगा, कम। क्या बोल के लिखेंगे, जैसे लिखते हैं इनोवेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस बोल के लिख देंगे। अब मैं आपको बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट क्लियर करवा देती हूँ। ऐसे तो बुक में कहीं पर भी कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं है, पर अगर आप सम ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम सम्स में ये लोग ने कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेंटेन किया है, ठीक है। तो हम लोग भी वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कैपिटल वगैरह आ जाएगा, फिर हम लोग लिखेंगे करेंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में भी अपने को एक ऑर्डर मेंटेन करना है। सबसे पहले आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर हमने कोई शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है वो आएगा, जैसे शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब। फिर अपने को ट्रेड पेएबल लिखना है, जहाँ पे क्रेडिटर और बिल्स पेएबल आएगा। फिर अदर करंट लाइबिलिटी लिखेंगे, कोई भी करंट लाइबिलिटी जो कहीं पर भी फॉल नहीं करे वो इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम लोग लिख देंगे अगर कोई भी है तो। अब एसेट की तरफ भी मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। इधर आएगा फिक्स एसेट, फिर अपने लोग लिखेंगे करेंट एसेट। ऐसा नहीं है कि सेम लाइन में ये होना चाहिए, करेंट लाइबिलिटी करेंट एसेट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब करेंट एसेट में पहले इन्वेंटरीज को अपने लोग लिखेंगे, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स को लिखेंगे, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, डेटर एंड बिल रिसीवेबल आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक आएगा। फिर अदर करंट एसेट हम लोग लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, आई होप ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश बेसिस होगा तो डिफरेंस सिर्फ ये इन्हीं पे आएगा, और बाद बाकी जैसे स्टॉक डेप्रिसिएशन होता है वो हम लोग जैसे नॉर्मल दिखाते हैं वैसे ही दिखाना है, ठीक है। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देखते हैं क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा, इन्वेंटरी में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में सेल्स के लिए थोड़ा जगह रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 75,000। और तो कुछ एडिशनल इन्फो नहीं है। अब अपने को ऊपर आना है, एक एक करके यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अब अपना बुक रेफर करना, बुक से अपने लोग देख देख के वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले प्लांट एंड मशीन है जो कि फिक्स एसेट में आएगा, और एक चीज ध्यान रखना, जो ट्रायल बैलेंस में वो एक ही जगह आएगा फाइनली, ठीक है। तो इधर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। आगे देखो क्रेडिटर्स है जो यहाँ पे आएगा ट्रेड पेएबल में। क्रेडिटर्स लिख लेते हैं 264। फिर सेल्स गिवन है, ट्रेडिंग में आएगा बाय सेल्स अकाउंट 650। फिर परचेस है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे परचेस अकाउंट टू परचेस अकाउंट हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम में रखा है क्योंकि क्या पता कुछ रिटर्न हो जाए। आगे देखो सैलरी दिया हुआ है जो पीएल में आएगा। पीएल में सैलरी लिखा हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं 40,000। प्रीपेड, अच्छा प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या होगा पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। प्रीपेड का नॉर्मली क्या करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, प्रीपेड ऑलरेडी कैश में रिकॉर्डेड है, हाँ या ना।
अब क्योंकि प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का होता है तो उसको एक्सपेंस से हटा के एसेट बोल के दिखाते हैं। अब कैश बेसिस क्या कहता है कि क्योंकि प्रीपेड इसी साल पे हुआ है तो ये एज एन एक्सपेंस बुक में आएगा, ठीक है या नहीं। और कैश बोल के तो ऑलरेडी आया हुआ है तो दो जगह हो गया, अब भी वो एसेट बोल के बुक में नहीं आएगा, हाँ या ना, ये बात क्लियर। ओके, तो कैश बेसिस क्या बोलता है, इसको एज एन एक्सपेंस दिखाना है और एसेट बोल के नहीं दिखाना है। देखो कैश बोल के तो आया हुआ ही है, अब एज एन एक्सपेंस दिखा दोगे तो एसेट में डेफिनेटली ये नहीं जाएगा क्योंकि दो जगह ही जाना है। तो बैलेंस शीट में तो ये नहीं आएगा, एक्सपेंस में एक्सपेंस बोल के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग टू इंश्योरेंस लिखते हैं पहले, और इसको एज एन एक्सपेंस दिखाना है ना तो ऐड कर दो 370, क्या बोल के, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। देखो प्रीपेड क्या होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है तो हम लोग इसको एक्सपेंस से हटाते हैं और एज एन एसेट बुक में दिखाते हैं। एक ही तरफ हुआ, पहले एक्सपेंस था, एक्सपेंस से हटा के एसेट बोल के दिखाते थे। एक तरफ क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये कैश में आया हुआ है तो ये सेकेंड स्टेप होके कंप्लीट हुआ। अब कैश बेसिस क्या कहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्योंकि इसी साल पे हुआ है तो ये एज एन एक्सपेंस आएगा। तो देखो एक कैश हो गया और एक एक्सपेंस हो गया, हाँ या ना, तो ये दो जगह कंप्लीट हो गया। तो डेफिनेटली ये एसेट में कैसे आएगा, ठीक है या नहीं। तो एसेट में अपने अपने लोग इसको नहीं दिखाएंगे, इसको सिर्फ एज एन एक्सपेंस बुक में दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो एज एन एक्सपेंस मैंने दिखा दिया। फिर आगे देखो एडवांस सेंट, एडवांस सेंट का भी वही कहानी होगा जो प्रीपेड इंश्योरेंस का हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग टू एंड लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे प्लस 2000, क्या बोल के, एडवांस सेंट, ठीक है। और ये देखो कैश बेसिस में, कैश बेसिस में ये कोई बैलेंस शीट में ये अपना नहीं जाएगा, ठीक है। एक शॉर्टकट बता दी, ध्यान से समझो। अगर आप कैश बेसिस कर रहे हो तो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, ये चेक करो। प्रीपेड आएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग आएगा नहीं, और इधर देखो रिसीवेबल आएगा नहीं, और ये देखो लाइबिलिटी में आएगा नहीं। मतलब अगर हम कैश बेसिस कर रहे हैं तो ये सारे आइटम बैलेंस शीट में आएंगे ही नहीं, हाँ या ना। ये सब किस में आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पीएल में आएंगे आपके, हाँ या ना। और पीएल में भी आप चेक कर लेना कि अगर इस साल पे हुआ है तो ऐड हो जाएगा। देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, ध्यान से समझो। अगर आप कैश बेसिस कर रहे हो तो इनकम रिसीवेबल ये सब कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप कैश बेसिस कर रहे हो तो ये सब बैलेंस शीट में नहीं आएगा, जैसे मैंने अभी आपको क्रॉस चेक करके दिखाया है, ये देखो। अगर कैश बेसिस कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये देखो नहीं आ रहा है। ये देखो कैश बेसिस कर रहे हो तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, हाँ या ना, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और पता है क्या है इसमें, और क्या है कि ये सिर्फ पीएल या ट्रेडिंग को टच करेगा। अगर ये इस साल पे हुआ है तो ऐड हो जाएगा, अगर इस साल पे नहीं हुआ तो माइनस हो जाएगा। जैसे प्रीपेड इसी साल पे होता है तो ऐड हो गया, आउटस्टैंडिंग नहीं पे हुआ है तो माइनस हो जाएगा, रिसीवेबल इस साल नहीं मिला तो माइनस हो जाएगा, रिसीव्ड इन एडवांस इसी साल मिला है तो ऐड होगा। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एडवांस एंड के बाद में देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पक्का नहीं आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और क्योंकि इस साल ये पे नहीं हुआ है तो ये सैलरी से माइनस होगा, देखना यही चीज मैं अभी आपको बताऊंगी आउटस्टैंडिंग का। देखो लाइफ बैलेंस शीट में नहीं आएगा और एक्सपेंस में भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस साल ये पे नहीं हुआ है, हाँ या ना। तो सैलरी से हटा देंगे, कितना है, 6000, क्या बोल के, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। फिर आगे देखो एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी मतलब प्रीपेड सैलरी हो गया। एडवांस सैलरी मतलब प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड क्या होगा, क्योंकि इसी साल ये पे हुआ है, प्रीपेड मतलब इसी साल पे हुआ है तो ये ऐड होगा, हाँ या ना। और ये देखो प्रीपेड ऐड ही हुआ है मेरा, तो एडवांस सैलरी लिख लो 2500। और ये बैलेंस शीट में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का नीचे भी है तो मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रही हूँ 2650।
उसके बाद देखो फर्नीचर है, फर्नीचर बैलेंस शीट में आ जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सर 72,000 ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे लिखो टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 50,000। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पक्का बैलेंस शीट में नहीं आएगा, हाँ या ना। अब क्या होता है, क्योंकि इस साल ये पे नहीं हुआ तो माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस ही हुआ है, हाँ या ना। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 450। आगे देखो इंश्योरेंस है 1200, यहाँ पे हम लोग का इंश्योरेंस लिखा हुआ है। फिर है येंट, येंट भी लिखा हुआ है। मिसलेनियस एक्सपेंस लिख लो, टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट 14,000। कैश 3,000 गिवन है, कैश यहाँ पे लिख लो 3,000। कैश इन हैंड। फिर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा ये ध्यान से समझो। आपको पहले फिक्स एसेट कंप्लीट करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फिर करेंट एसेट। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इन्वेस्टमेंट 80,000। ड्राइंग्स क्या होगा, कैपिटल से कम हो जाएगा, ये है ड्राइंग कैपिटल, इधर माइनस कर दो 24,000। डिविडेंड देखो मेरे को मिला है तो पीएल में आएगा, पीएल में लिखो बाय डिविडेंड। बाय डिविडेंड यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह रख देते हैं, इधर लिखते हैं बाय डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नीचे है एडजस्टमेंट, तो मैं फर्स्ट कॉलम में रख रही हूँ। एक्यूट डिविडेंड मतलब डिविडेंड मिलना बाकी है, तो ये बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा, क्योंकि मिला नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्यूट डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बोल के 1,500। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस होता है तो ये पीएल में आएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 37,500। फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट 8,000। कैपिटल दिया हुआ है, लिख लेते हैं। कैपिटल कितना है, 211,970। टेलीफोन चार्जेस पीएल में आएगा 6,000। फिर संडे डेटर्स लिख लो, जो कि ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, कितना है 170,500। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी कहाँ पे आएगा, पीएल में, तो टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग अकाउंट, जो कि ये 1,200। कैश एट बैंक है, जो कि बैलेंस शीट में आएगा, इधर लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एट बैंक 65,000। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि पीएल में आएगा, इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। फर्स्ट कॉलम में रखो क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू पर नॉट पेड, हाँ या ना। इंटरेस्ट ड्यू है पर मैंने पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग हो गया, ये पक्का बैलेंस शीट में नहीं आएगा। प्लस क्योंकि ये पे नहीं हुआ है इस साल तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर है लोन अकाउंट, लोन कुछ नहीं बोला तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ये, तो करेंट लाइबिलिटी के ऊपर होगा, तो इधर मैं लिख देती हूँ लोन 90,000। और तो सब में कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ अपने को टैली करना है।
परचेज को उठा के इधर लिख दो क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं था, और सेल्स भी इधर आ जाएगा। अब टैली करते हैं। 725 आएगा। 255 का डिफरेंस आएगा। देखो ट्रेडिंग में जो डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब हम लोग पीएल में लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 255। अब डिविडेंड का टोटल कर लेंगे। 8,000 से 1,500 माइनस होगा 6,500। सैलरी को केयरफुली करना, 40,000 माइनस 10,000 माइनस 6,000 माइनस 2,500, सॉरी प्लस 2,500, प्लस 2,500, 26,500 आएगा। ये होगा 1570, 12,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,650 माइनस 450, 2,200। और 8,000 माइनस 1,500, 6,500। और तो कुछ भी नहीं है, अब टैली करेंगे। 255 प्लस 65, 261,500। 146.30 का डिफरेंस आएगा। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल में जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, डैश देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटल में लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट 146,030, 324 आ जाएगा कैपिटल। अब टैली कर लेते हैं। अच्छा यहाँ से ये सब हेडिंग हटा देना है। शॉर्ट टर्म बॉइंग का हेडिंग हटा देंगे, ट्रेड पेबल्स का हटा देंगे, अदर करंट लाइबिलिटी का हटा देंगे। हेडिंग से ये सब हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंटरीज का हेडिंग हट जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं लाइबिलिटी का। 678 आ रहा है। इधर चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो 678 आ जाएगा। देखो मैंने अपने तरफ से ट्राई किया है कि जितने भी डाउट्स हो मैं खुद से ले लूँ। फिर भी अगर कोई डाउट आपकी तरफ से रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो आपको कोई फीस पे नहीं करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज आप अपना इनॉलमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए।